नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचपी एग्जाम फेस में। आज हम इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चन करने वाले हैं जो भी आज तक एचपीपीएससी अलाइड सर्विसेज के एग्जाम में पूछे गए हैं। मैंने पिछले 10 साल के अलाइड सर्विसेज के एग्जाम से इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चन निकाल के इस पीडीएफ में डाल दिए हैं। ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड करके भी इसे रीड कर सकते हो। बाकी कुछ क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, आपको एक स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि इंडियन हिस्ट्री को आपको जो है कैसे कवर करना है। आप सभी को पता है अलाइड के जो प्री एग्जाम है उसमें 200 क्वेश्चन जो है आते हैं, उसमें से 80 क्वेश्चन जो है इंडियन जीके से रिलेटेड होते हैं और उसमें भी इंडियन हिस्ट्री से लगभग आपको जो है 15 क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। और इंडियन हिस्ट्री में भी उन्होंने स्पेसिफाई करके कि आपको जो है एंशियंट हिस्ट्री नहीं पढ़नी, मेडिवल नहीं पढ़नी, सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है। एंशियंट हिस्ट्री में जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया, ऋग्वेदा सामवेदा, वो सब चीज़ें आती है। मेडिवल में जैसे मुगल शासक थे आपके, जैसे अकबर हो गया, बाबर हो गए, उन सब के बारे में आपको नहीं पढ़ना। आपको जो है मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है, जैसे गवर्नर जनरल हो गए, वॉइसरॉय हो गए, जो आपकी 1857 की क्रांति हुई, वो सब चीज़ें आपको जो है पढ़नी है। तो मॉडर्न हिस्ट्री उन्होंने स्पेसिफाई की है, वहीं से क्वेश्चन आएंगे। मगर एक चीज़ बताता हूँ, बहुत वास्ट है। अगर हिस्ट्री की बात करूँ चाहे मॉडर्न हिस्ट्री की बात करूँ, बहुत ज़्यादा वास्ट है। कैसे भी क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जा सकते हैं। तो एक बार लेवल चेक कीजिए कि कैसे क्वेश्चन जो है आते हैं। बाकी स्ट्रेटेजी भी बीच बीच में जो है डिस्कस करेंगे, कैसे कैसे हमने क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स रिमूव्ड अ बैन ऑन द मिशनरीज टू प्रीच क्रिश्चियनिटी एंड ग्रांटेड एन एनुअल ग्रांट ऑफ ₹1 लाख फॉर एजुकेशन। तो कहना चाहता है निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने जो है मिशनरियों पर ईसाई धर्म का प्रचार करने पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया और शिक्षा के लिए ₹1 लाख का वार्षिक अनुदान प्रदान किया। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मिशनरीज क्या होते हैं। मिशनरीज क्या होते हैं? वो होते हैं धर्म प्रचारक। जैसे एक देश से दूसरे देश में जाते हैं अपने धर्म को जो है उसका प्रचार करने के लिए, तो उन्हें मिशनरीज बोलते हैं। तो उनके ऊपर बैन लगा हुआ था, उसे जो है हटा दिया गया इंडिया में, कि अब जो है वो क्रिश्चियनिटी थी उसको भी जो है प्रमोट कर सकते थे इंडिया में, और साथ ही उन्हें साल का ₹1 लाख जो है ग्रांट भी दिया गया। तो कौन से एक्ट से ये हुआ था? तो फर्स्ट राइट आंसर क्या है? चैटर एक्ट ऑफ 1813। तो चैटर ऑफ एक्ट ऑफ 1813 से ये हुआ था। जो मिशनरीज थे उन पे जो बैन लग रखा था क्रिश्चियनिटी के प्रचार को लेके इंडिया में, वो हटा दिया गया। अब जो क्रिश्चियनिटी का प्रचार था वो कर सकते थे इंडिया में, साथ में उन्हें ₹1 लाख का जो है ग्रांट भी दिया गया सालाना। तो ये कौन से एक्ट से हुआ? चैटर एक्ट ऑफ 1813 से। फर्स्ट राइट आंसर ऑप्शन बी है। तो लेवल चेक कीजिए किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द फेराजी मूवमेंट। तो ये फेराजी मूवमेंट है, इसके बारे में यहाँ पर आपको 4 स्टेटमेंट्स दे रखी है, 3 सही है और 1 गलत है। आपको बतानी है वो गलत स्टेटमेंट कौन सी है। तो पहले दे रखिए, इट्स फाउंडर वॉज शरत-उल-उल्लाह। तो जो फेराजी मूवमेंट थे इसके फाउंडर क्या शरत-उल्लाह थे? हाँ जी, यही थे। इट एडवोकेटेड द ऑब्जर्वेंस ऑफ द ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज ऑफ इस्लाम। इट कंडेम्ड द वर्शिप एट द श्राइन्स ऑफ वेरियस इस्लामिक सेंट्स। इट्स लीडर प्रीच्ड इन पर्शियन एंड उर्दू ओनली। तो सबसे पहले आपको जो है फेराजी मूवमेंट इसके बारे में पता होना चाहिए। इसमें क्या था कि जो इस्लाम था उसे प्यूरिफाई करना था और जो उसकी ओरिजिनल फॉर्म थी उसमें उसको जो है वापस लेके आना था। तो इसमें जो है इस्लामिक प्रैक्टिसेस को जो है गिव अप करके जो उनका मुस्लिम्स की जो ड्यूटीज होती है उसको फॉलो करना था। वो सब चीज़ें जो है फेराजी मूवमेंट में बताई गई है। इसको जो है स्टार्ट किसने किया था? शरत-उल-उल्लाह ने किया था। ये आपका बंगाल में ही जो है ओरिजिनेट हुई थी। तो इसमें जो है यहाँ पर स्टेटमेंट कौन सी गलत है? डी स्टेटमेंट गलत से। इसमें जो है बोला इट्स लीडर प्रीच्ड इन पर्शियन एंड उर्दू ओनली। तो उसके जो लीडर थे फराजी मूवमेंट के, उन्होंने जो है प्रीच किया था इस्लाम को, ठीक है, इस्लाम को प्रीच किया था, पर्शियन और उर्दू को नहीं। तो यहाँ पर आपकी जो फोर्थ स्टेटमेंट है ये गलत है। तो सेकंड का राइट आंसर ऑप्शन डी है। चलिए थर्ड देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग वॉइसरॉयज ऑफ इंडिया इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो कहना क्या जाता है, जो ये वॉइसरॉय के नाम दे के आपको इन्हें ऑर्डर में लगाना है कि पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया। तो देखिए पहले एक बार नाम पढ़ लेते हैं। लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड वेवल, लॉर्ड विलिंगटन, लॉर्ड रिनिंग। अब देखिए लॉर्ड वेवल, आपने वेवल प्लान सुना होगा 1945 में। तो इन चारों में तो लास्ट में लॉर्ड वेवल ही आना चाहिए। तो सेकंड देखते हैं, लास्ट में सेकंड कहीं लिखा है? हाँ जी, ऑप्शन सी में लिखा हुआ है। तो ये आपका राइट आंसर होगा। तो कार्यकाल आपको पता होना चाहिए, हर एक जो वॉइसरॉय था, गवर्नर जनरल था, उनके कार्यकाल में क्या क्या चीज़ें हुई, वहाँ से जो है डेफिनेटली एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सभी वॉइसरॉय, गवर्नर जनरल के बारे में अच्छे से पढ़ लेना। अब जो आपका एग्जाम होने वाला है उसमें डेफिनेटली वहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पर तो हमने देखा कि लॉर्ड वेवल था, यही जो 1945 में वेवल प्लान हुआ था। तो हाँ, उससे आइडिया लग गया कि ये इनमें चारों में तो यही लास्ट में होने चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन अंडर ब्रिटिश इंडिया। तो यहाँ पर कह रहा है किसे जो है मैग्ना कार्टा बोला गया था इंडियन एजुकेशन का। तो किसे बोला गया था? इसका राइट आंसर सबको पता है, इजी क्वेश्चन है, सी इसका राइट आंसर है, सर चार्ल्स वुड्स डिस्पैच। तो इसमें क्या था? इंडियन
जो था इंडिया में जो था इंग्लिश एजुकेशन को जो है प्रमोट किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था? सर चार्ल्स का जो वुड्स डिस्पैच था। तो इसे मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन भी जो है बोला गया है। फोर्थ का राइट आंसर ऑप्शन सी है। चलिए फिफ्थ देखते हैं, व्हेन एंड वेयर वाज ओपन द फर्स्ट फीमेल स्कूल इन पंजाब। तो पहला जो फीमेल स्कूल था वो पंजाब में कहाँ खोला गया था? तो कहाँ खोला गया था? लाहौर में, जलंधर में, रावलपिंडी में या लुधियाना में? तो फिफ्थ का राइट आंसर क्या? फिफ्थ का जो राइट आंसर है वो है 1856 एट रावलपिंडी। तो पंजाब का जो पहला महिला स्कूल था वो रावलपिंडी में 1856 में जो है खोला गया था। तो क्वेश्चन आप देख सकते हो काफी अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि हर कोई इन क्वेश्चन को कर सकता है। तो मैंने आपको बोला बहुत वास्ट है। अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं, हिस्ट्री में जो है आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। देखिए नेक्स्ट, अंडर द टेन्योर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल वाज द विडो रीमैरिज एक्ट पास। तो जो विडो रीमैरिज एक्ट था यानी विधवा पुनर्विवाह अधिनियम था, वो किसके कार्यकाल में जो है पास हुआ था? तो अभी मैंने आपको बोला गवर्नर जनरल वॉइस रहे थे, उनके बारे में पढ़ लेना, कौन कब आए, उनके कार्यकाल में क्या हुआ। तो देखिए वैसे ही क्वेश्चन आ गया कि विडो रीमैरिज एक्ट है वो किसके टाइम पे जो है पास हुआ था, कौन गवर्नर जनरल थे? लॉर्ड एलनबर्ग थे, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड लिटन? तो सिक्स का राइट आंसर क्या है? सिक्स का जो राइट आंसर है वो है लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी का जो कार्यकाल था वो 1848 से लेके 1856 तक था। तो इन्हीं के कार्यकाल में जो है विडो रीमैरिज एक्ट पास हुआ। कब हुआ? 1855 में ये पास हुआ था। सिक्स का राइट आंसर ऑप्शन बी है। सेवन देखिए, on which day in 1857 did the sepoys of British Indian Army at Meerut revolted against their European officers at Meerut cantonment, sparking the revolt of 1857? तो कहना चाहता है 1857 में मेरठ में ब्रिटिश भारतीय सेना के सिपाहियों ने जो मेरठ छावनी में अपने यूरोपीय अधिकारियों के खिलाफ जो है विद्रोह किया था, वो किस दिन जो है भड़का था, कौन से दिन से जो है स्टार्ट हुआ था? तो 1857 का रिवॉल्ट है उसे अच्छे से पढ़ लेना कि दिल्ली में लीडर कौन था, लखनऊ में लीडर कौन था, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। जो भी उसमें सारी चीजें आपकी इंपॉर्टेंट बनती है सब कुछ आपको कवर करना है, क्योंकि 1857 का रिवॉल्ट जो है आपका मॉडर्न हिस्ट्री में आता है। तो यहाँ पर जो है अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पर बोला है कि कब से स्टार्ट हुआ, तो ये स्टार्ट हुआ था 10 मई 1857 से। ठीक है, 10 मई 1857 को जो मेरठ में जो सिपाही थे ब्रिटिश इंडियन आर्मी के, उन्होंने जो है विद्रोह कर दिया था। यूरोपियन ऑफिसर्स थे उनके, जो उनको मार दिया, जो वहाँ पर बंदूकें थी वो लूट ली। तो वहां से जो है रिवॉल्ट स्टार्ट होता है 1857 का। जो क्रांति थी 1857 की वो वहीं से स्टार्ट हुई 10 मई 1857 से। सेवंथ का राइट आंसर ऑप्शन डी है। चलिए एट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड। अब देखिए यहाँ पर देखिए बता रखा है एरिया और वहां पर कौन जो है लीडर था। तो फैजाबाद में जो थे मौलवी अहमदुल्ला शाह थे, दिल्ली में कन्वर सिंह थे, अर्रा में नाना साहेब थे, कानपुर में खान बहादुर खान थे। तो एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला है यहाँ पर, करेक्टली मैच। अच्छा यहाँ पर बोला करेक्टली मैच कि जो लीडर है वो अपने एरिया से करेक्टली मैच है या नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर है फैजाबाद में जो थे लीडर कौन थे, मौलवी अहमदुल्ला शाह थे। दिल्ली में कौन थे, दिल्ली में जो है खान बहादुर खान थे। अर्रा में कौन थे, यहाँ पर कन्वर सिंह थे। कानपुर में नाना साहेब थे। तो ये बाकी तीन आपके करेक्टली मैच नहीं किए गए थे। फर्स्ट ही किया है, फैजाबाद में लीडर कौन थे, मौलवी अहमदुल्ला शाह थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाइन्थ, ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857 हु इज नॉट मैच करेक्टली विथ हिज रीजन। फिर से देखिए यहाँ पर आपको बोला कौन सा करेक्टली मैच नहीं किया गया लीडर उनके एरिया से जहां पर उन्होंने रिवॉल्ट किया था। देखिए बेगम हसरत महल लखनऊ, हाँ जी इन्होंने लखनऊ में जो है लीडर थी बेगम हसरत महल। खान बहादुर खान मेवात में नहीं, तो दिल्ली में, अभी मैंने आपको बताया दिल्ली में थे। नाना साहिब कानपुर में, हाँ जी सही है। रानी लक्ष्मीबाई झांसी में, हाँ जी सही है। तो यहाँ पर जो है खान बहादुर खान ये दिल्ली में जो है लीडर थे, मेवाट में नहीं थे। तो ये गलत मैच किया गया है। नाइन्थ का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 10 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज आल्सो कॉल्ड द वाइसरॉय ऑफ इंडिया सिंस 1858। तो यहाँ पर कह रहा है 1858 से जो है किसे वाइसरॉय कहा जाने लगा। तो किसे कहा जाने लगा, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को। तो आपने अभी देखा, मैंने बात करी 1857 के रिवॉल्ट की, तो इतना बड़ा जो है विद्रोह हुआ, इतनी बड़ी क्रांति जो है इंडिया में हुई, तो वैसी जो है वापस ना हो कि हाँ वैसा रिवोल्ट वापस ना कर पाए इंडियंस, तो जो है सारी पावर्स किसके पास चलेगी, ब्रिटिश क्राउन के पास चली गई। तो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होता था कि हाँ वही हैंडल कर रहा था इंडिया के सारे इशू, अब जो है ब्रिटिश क्राउन के अंडर पावर आ गई, यानी ब्रिटेन से जो है इंडिया को चलाया जा रहा था। तो और इंडिया में कौन रख दिया था उन्होंने, वायसराय बना दिया था। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को फिर वायसराय जो है बोला जाने लगा। तो 10th का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 1858 से वायसराय किसे बोलने जाने लगा, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को। 11 देखिए, व्हेन वाज द इनकम टैक्स इंपोज्ड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट इंडिया। तो जो इनकम टैक्स है वो पहली बार जो है इंडिया में कब इंट्रोड्यूस किया गया, तो बताइए कब इंट्रोड्यूस किया गया, 1858, 65, 62 या 1860। तो 11th का राइट आंसर क्या है, 11th का जो राइट आंसर है वो है 1860। तो 1860 में जो है इनकम टैक्स जो है फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में। तो 11th का राइट आंसर ऑप्शन सी है।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं 12th। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स गिव द इंडियन अ शेयर इन देयर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ देयर ओन कंट्री फॉर द फर्स्ट टाइम। तो निम्न में से किस अधिनियम ने पहली बार भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में हिस्सा दिया था? तो कौन से एक्ट ने दिया था? इसका राइट आंसर है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो इससे क्या हुआ था, जो इंडियंस थे उन्हें शेयर मिला था एडमिनिस्ट्रेशन में, उनकी खुद की कंट्री में। जैसे जो लॉ मेकिंग प्रोसेस होगी उसमें जो है इंडियंस को जो है शामिल किया गया। तो कहाँ से हुआ ये, किस एक्ट से हुआ? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 की वजह से जो है शेयर मिला था इंडियंस को उनकी खुद की एडमिनिस्ट्रेशन में। 12th का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 13 देखिए, हु वाज द फाउंडर ऑफ सत्यशोधक समाज? तो सत्यशोधक समाज जो है इसके फाउंडर कौन है? ज्योतिराव फुल्ले हैं, गोविंद रानडे है, राम मोहन रॉय है, या स्वामी दयानंद सरस्वती है? तो बताइए सत्यशोधक समाज जो है इसके फाउंडर कौन है? तो इसके फाउंडर कौन है? इसके फाउंडर है ज्योतिराव फुल्ले। तो ज्योतिराव फुल्ले जो है इन्हें पुणे महाराष्ट्र में जो है 24 सितंबर 1873 को जो है सत्यशोधक समाज को जो है फाउंड किया था। अब आपको जितनी भी सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स हो गई या सोसाइटीज होगी उनके बारे में डेफिनेटली पढ़ना है, वहां से आपको डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स होगी या सोसाइटीज होगी उनके बारे में जरूर पढ़ना। जैसे आर्य समाज हो गया, आर्य समाज से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। तो ये आपकी जो है मेन चीजें होती है हिस्ट्री में। जैसे आपने वॉइस रॉय हो गए, गवर्नर जनरल हो गए, उनके बारे में पढ़ना है। जो फ्रीडम स्ट्रगल था इंडिया का उसके बारे में पढ़ना है। 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ना है। जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स हो गए वहां से जो है क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। 14 देखिए, विच वॉज नॉट पार्ट ऑफ आर्य समाज मूवमेंट। अब देखिए आर्य समाज की बात करी। अब आर्य समाज को सबको पता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसे फाउंड किया 1875 में, मगर यहाँ थोड़ा डीप में जाके पूछा है कि कौन सा पार्ट नहीं है। शुद्धि मूवमेंट, विडो रीमैरिज, वुमेन एजुकेशन, या 11 प्रिंसिपल। तो इसका राइट आंसर है 11 प्रिंसिपल जो है पार्ट नहीं है आर्य समाज मूवमेंट का। शुद्धि मूवमेंट भी है, विडो रीमैरिज भी है, और वुमेन एजुकेशन में 11 प्रिंसिपल ये पार्ट नहीं है आर्य समाज मूवमेंट का। नेक्स्ट देखिए 15, इन विच ईयर वाज द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास्ड। अब जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है ये कब जो है पास हुआ था? 1878, 79, 1880 या 1881? तो 15 का राइट आंसर क्या है? 15 का जो राइट आंसर है वो है 1878। अब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से क्वेश्चन है तो इसके बारे में सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि ये एक्ट था क्या। इसमें क्या था, जैसे जो न्यूज़पेपर थे वो क्या करते थे, ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसीज थी उनको क्रिटिसाइज करते थे। तो इन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेके आया कि आप कोई भी आर्टिकल लगा डालते हो तो उसे पहले पुलिस से जो है वेरीफाई कराना होगा कि हमारा जो ब्रिटिशर्स है उनका जो है उसमें कोई क्रिटिसाइजेशन नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपने देखा 1857 की इतनी बड़ी जो है क्रांति हुई तो वैसा वापस रिवोल्ट ना हो पाए इंडिया में, तो इसलिए जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लाया गया था। क्योंकि न्यूज़पेपर ही सब पढ़ते हैं तो वहीं से पता लगता है कि हाँ यहाँ पर ऐसा हो रहा है, यहाँ पर वैसा हो रहा है। तो जो ब्रिटिशर्स है उनको क्रिटिसाइज ना किया जाए न्यूज़पेपर में, इसलिए जो है एक्ट लाया गया था। मगर ये इंग्लिश न्यूज़पेपर में नहीं लगा था, बाकी जो और लैंग्वेजेस के न्यूज़पेपर थे उन पे ये एक्ट लगा था। तो ये आपका जो है 1878 में जो है पास हुआ था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। नेक्स्ट देखिए 16th, द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 वाज पास ड्यूरिंग द वायसरायल्टी ऑफ। अब मैंने आपको बोला जो गवर्नर जनरल है, वॉइसरॉय है, उनके कार्यकाल में क्या क्या चीजें हुई ये भी पता होना चाहिए। तो वही चीज आ गई यहाँ पर, देखिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है ये किसके कार्यकाल में जो है पास हुआ था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, या लॉर्ड कर्जन? अब लॉर्ड कैनिंग तो आपको पता है 1858 में जो है पहले वॉइसरॉय जो है बने थे, तो ये उसके आसपास भी नहीं आ रहे 1878 के। लॉर्ड कर्जन आपके 1901, 2, 3, 4 उस टाइम में थे, तो ये भी नहीं आएंगे। तो देखिए दो ही ऑप्शन बताइए, इन्हीं में से जो है आंसर होना चाहिए। तो 16 का राइट आंसर क्या है? 16 का जो राइट आंसर है वो है लॉर्ड लिटन। तो ये एलिमिनेशन मेथड होता है, जैसे आपको और के बारे में पता है कि लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, ये तो हो ही नहीं सकते। दो ऑप्शन बताइए, यहाँ थोड़ा तुक्का आप लगा सकते हो। तो कभी कभार एग्जाम में जो है एलिमिनेशन मेथड भी यूज करना पड़ता है, क्योंकि सारी चीजें जो है सबको नहीं आती। अब मैंने आपको बोला हिस्ट्री बहुत वास्ट है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। 17 देखिए, ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वॉइसरॉय डिड द इबर्ट बिल कंट्रोवर्सी अकर। तो जो इबर्ट बिल कंट्रोवर्सी थी ये किसके कार्यकाल में हुई? तो वही चीज है, आपको पता होना चाहिए कौन से वॉइसरॉय के टाइम पे क्या हुआ। तो किसके टाइम पे हुई? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, या लॉर्ड डफरिन? तो 17 का राइट आंसर क्या है? 17 का जो राइट आंसर है वो है लॉर्ड रिपन। तो इबर्ट बिल जो कंट्रोवर्सी है किसके टाइम पे हुई थी? लॉर्ड रिपन के टाइम पे जो है ये हुई थी। इसमें क्या होता था, जैसे जो ब्रिटिशर्स थे उनके जो ट्रायल्स होते हैं, जैसे डेथ का कोई ट्रायल है तो वो हाई कोर्ट में जो है चलाया जा सकता था, सेशन में नहीं। सेशन में जो इंडियन जजेस होते हैं वो नहीं चला सकते थे, मगर इस बिल से जो है सेशन में भी चलाया जा सकता था, और सेशन में जो इंडियन जजेस है वो भी फैसला दे सकते थे। तो उसके खिलाफ जो है जो इंग्लिश पीपल थे उन्होंने जो है बहुत वो किया था, विद्रोह टाइप किया था कि ये बिल जो है नहीं जो है पास होना चाहिए। तो ये आपका इबर्ट बिल कंट्रोवर्सी कब हुई थी? लॉर्ड रिपन के टाइम पे हुई थी। 17 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 18 देखिए, हु वाज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला जो
फर्स्ट सेशन में जो जनरल सेक्रेटरी थे वो कौन थे, यहाँ पर वो पूछा जा रहा है। तो 18 का राइट आंसर क्या है, 18 का जो राइट आंसर है वो है एओ ह्यूम। तो एओ ह्यूम थे ये जनरल सेक्रेटरी थी फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात हुई है तो इसके बारे में भी आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, इनके सेशन कब कब हुए, उस सेशन में प्रेसिडेंसी किसके पास थी, तो वो सब चीज़ें जो है एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है। और मैंने बोला बहुत ज़्यादा वास्ट है क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। अगर मैं आपको कट ऑफ के बारे में बताऊं तो मुझे कुछ कट ऑफ याद आ रही है कि हाँ 87 गई थी 200 में से, ठीक है 200 में से 87 कट ऑफ गई थी पिछली बार अलाइड की। तो ऐसे नहीं कि सारे क्वेश्चन सबको ही आते होंगे, कुछ गलतियां भी होती है तभी जो है इतनी कट ऑफ जाती है। तो आप देख सकते हैं ऐसे नहीं कि सारे क्वेश्चन आप सही करके आओगे, मगर जो है मैक्सिमम कोशिश करने की जो जहां पर अच्छे नंबर ले सकते हो, जैसे हिमाचल जीके के 60 क्वेश्चन आने, वहां आप अच्छे नंबर ले सकते हो। करंट अफेयर के जो है 30-40 क्वेश्चन आ जाते हैं लगभग, तो वहां आप नंबर जो है निकाल सकते हो। बजट पढ़ना है, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना है, महात्मा गांधी से रिलेटेड क्वेश्चन, डिजास्टर मैनेजमेंट से, पॉलिटी में अच्छे नंबर ले सकते हैं। तो ये जो सब्जेक्ट आपके हैं यहाँ पर अच्छे नंबर आ सकते हैं। इंडियन हिस्ट्री में अगर नहीं आते तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वास्ट है, यहाँ पर कहीं भी कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। देखिए हु स्टार्टेड अहमदिया मूवमेंट, अब अहमदिया मूवमेंट के बारे में भी पता होना चाहिए आपको, किसने स्टार्ट किया था। यहाँ पर ऑप्शन आपको दे रखे हैं, मिर्जा गुलाम आज़ाद, सर शहीद अहमद खान, सर अहमद बरेली, रशीद अहमद गनगोई। तो 19 का राइट आंसर क्या है, 19 का जो राइट आंसर है वो है 1889 में इसे स्टार्ट किया गया था, ऑप्शन ए मिर्जा गुलाम आज़ाद द्वारा। तो अहमदिया मूवमेंट को स्टार्ट किसने किया था, 1889 में स्टार्ट किया था मिर्जा गुलाम आज़ाद ने। अब ये मूवमेंट की बात कर रहा हूँ, जैसे अलीगढ़ मूवमेंट हो गई, वहाबी मूवमेंट होगी, एक पहले क्वेश्चन आया था फराजी मूवमेंट, तो ये आपने जो है पढ़नी ही पढ़नी है, यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। अब जो आपका अहमदिया मूवमेंट है इसमें क्या होता है, इसमें इन्होंने जिहाद को जो है अपोज किया था, इन्होंने जो वेस्टर्न एजुकेशन था उन्हें जो है स्प्रेड करने की बात की थी, जो इंडियन मुस्लिम थे उनके उन पे। तो ये सब चीज़ें जो थी अहमदिया मूवमेंट में हुई थी। तो ये भी जो है किसने स्टार्ट की थी मूवमेंट और क्या क्या हुआ था वो सब चीज़ें जरूर पढ़ना है इनमें। 20 देखिए, ऑफ द फॉलोइंग हु वाज नॉट मेंबर ऑफ द गुरुकुल पार्टी ऑफ आर्य समाज। तो देखिए आर्य समाज है, अब इसमें कह रहा है कौन सा जो है गुरुकुल पार्टी थी आर्य समाज की उसका मेंबर नहीं था। तो आर्य समाज जो है फाउंडर कौन थे, मैंने आपको पहले भी बताया कौन थे फाउंडर, स्वामी दयानंद सरस्वती थे। उन्होंने एक स्लोगन भी दिया गो बैक टू वेदा। तो उन्होंने आर्य समाज को फाउंड कब किया, 1875 में। बाद में जाके जो आर्य समाज है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, एक गुरुकुल पार्टी होती है और दूसरी कॉलेज पार्टी होती है। कब, 1893 में। तो ये जो गुरुकुल पार्टी की बात हो रही है आर्य समाज की, दो पार्ट्स में डिवाइड होगी। तो इन चारों में से कौन उसके मेंबर नहीं थे। तो 20 का राइट आंसर क्या है, 20 का जो राइट आंसर है वो है महात्मा हंसराज। तो काफी हाई लेवल का जो है क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ज्यादा डीप में जाके। तो कौन से जो है मेंबर नहीं थे, लेखराम भी है, गुरुदत्त विद्यार्थी भी है और लाला मुंशी नाम भी है, महात्मा हंसराज नहीं थे मेंबर। 21 देखिए, व्हेन वाज कन्या महाविद्यालय फाउंडेड इन जलंधर बाय द आर्य समाज। तो आर्य समाज ने जो है कन्या महाविद्यालय को कब जो है एस्टेब्लिश किया था, कब जो है फाउंड किया था। तो 21 का राइट आंसर क्या है, 21 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, 14 जून 1896 में। तो आप देख सकते हो सारे जो है 1896 ही दे रखा है, 5 जून है, 14 जून है, 21 जून है, 25 जून है। तो डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि आप इजीली कर सकते हो। बहुत ही कम लोग, मान लीजिए 100% अगर लोग हैं तो उसमें से हम समझो 1-2% ही इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, क्योंकि जो है बहुत ज़्यादा वास्ट है हिस्ट्री, कहीं से भी जो है क्वेश्चन आ सकता है। तो ऐसा नहीं सारी चीज़ें आपने पढ़ी होगी। 22 देखिए, हु फाउंडेड रामकृष्ण मिशन। अब रामकृष्ण मिशन ये इजी क्वेश्चन है, जो इजी आएगा वो तो आपको सही करना ही करना है। तो रामकृष्ण मिशन है, इसके फाउंडर कौन थे, इसके फाउंडर हैं वो है स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद ने जो है रामकृष्ण मिशन को जो है फाउंड किया था। 23 देखिए, व्हेन वाज द इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट पास्ड। अब ये भी इजी क्वेश्चन है, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट जो है लॉर्ड कर्जन के टाइम पे पास हुआ था, कब हुआ था, 1904 में जो है पास हुआ था। तो इजी क्वेश्चन आ गया है। 24 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट वाज द फर्स्ट टू टेक प्लेस। तो इनमें से पहली जो मूवमेंट है जो पहले हुई थी आपको बताना है, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में हुई, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में हुई, स्वदेशी मूवमेंट जो है 1905 में हुई है, नॉन कोऑपरेशन 1920 में हुई है। तो पहले कौन सी हुई है, स्वदेशी एंड बाइकआउट मूवमेंट जो है सबसे पहले हुई है। 24 का आंसर ऑप्शन सी है। 25 देखिए, व्हाट इज द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 ऑल्सो नोन एज। तो ये इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 किस नाम से जाना जाता था, ये जाना जाता था मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। तो ये भी इजी क्वेश्चन है। 25 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 26 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैच्ड रॉन्गली। तो कौन सा जो है रॉन्ग मैच किया है, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904, हाँ अभी पढ़ा हमने, लॉर्ड कर्जन के टाइम पे जो है इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 में हुआ। हंटर कमीशन 1882, ये भी ठीक है। वार्दा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन 1937, ये भी ठीक है। सैडलर कमीशन की जो रिपोर्ट थी वो 1917 में आई, सॉरी
जो स्टैडलर कमीशन थी वो सेटअप 1917 में हुई और उसकी रिपोर्ट 1919 में आई। तो यहाँ 1910 लिखा है तो ये गलत है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर जो है गलत है। 27 देखिए, अंडर हुज प्रेसिडेंसीशिप द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन वाज हेल्ड इन कलकत्ता इन 1914। तो 1914 में जो है कलकत्ता में भारतीय विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन का पहला अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो किसकी अध्यक्षता में हुआ था? 27 का जो राइट आंसर है वो है आशुतोष मुखर्जी। तो ये सारे आपके क्वेश्चन है यहाँ पर हिस्ट्री के। मैंने आपको बोला जो है मॉडर्न हिस्ट्री से जो है आपको क्वेश्चन आएंगे, तो सारे क्वेश्चन जो है इस पीडीएफ में डाल रखें और ये पीडीएफ का लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन से सारे जो है क्वेश्चन आपको सॉल्व करने, खुद एक बार चेक करना कि हाँ किस लेवल के जो है क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इंडियन हिस्ट्री को जो है आपको कैसे पढ़ना है। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना। आगे जो है हम ज्योग्राफी के क्वेश्चन लेके आएंगे, इकोनॉमी के क्वेश्चन लेके आएंगे, बाकी जो सब्जेक्ट थे वो सारे हमने ऑलरेडी कवर कर दिए। अगर आपने देखे नहीं होंगे तो चैनल में प्रीवियस वीडियोस देख लेना, वहां पर अलाइड की आपको वीडियोस जो है मिल जाएगी सब्जेक्ट वाइज। तो बाकी इस वीडियो को इतना ही रखता हूँ, पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में डाल रखिए, डाउनलोड करके जरूर जो है सॉल्व करना। इस बार जो है आपकी 64 वैकेंसीज जो है अलाइड की आ रखी है और बहुत अच्छा चांस है आपके पास इस बार जो है एक अच्छी पोस्ट लेने का। क्लास 3 में कहूँ तो सबसे अच्छी पोस्ट इसमें आती है, जैसे ऑडिट इंस्पेक्टर हो गई, एक्साइज इंस्पेक्टर हो गई, इलेक्शन कॉनूंगो होगी, तो सबसे अच्छी पोस्ट है ये। तो अगर अलाइड का एग्जाम निकाल के अगर नौकरी लगते हो तो बहुत अच्छी पोस्ट में लगोगे और 5 साल में जो है प्रमोशन होकर क्लास 2 में भी चले जाते हैं। तो बहुत अच्छा चांस है आपके पास, 64 वैकेंसीज यहाँ पर आपके सामने आ रखी है। बाकी आप सभी के लिए जो है हमने स्टडी मटेरियल भी बना रखा है अलाइड का, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो 7018186561 पे। अलाइड का कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। इसमें हमने हिस्ट्री जो है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, सब कुछ कवर कर रखा है। साथ में आपको जो है हिमाचल जीके मिलेगा डिस्क्रिप्टिव और एमसीक्यू फॉर्मेट में, महात्मा गांधी से रिलेटेड क्वेश्चन, डिजास्टर मैनेजमेंट से 10 टेस्टेस मिलेगी, फुल लेंथ जो टेस्टेस बोलते हैं जिसमें आपके आंसर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होंगे, 10 साल के प्रीवियस ईयर पेपर, तो हर एक चीज मिलेगी जो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जिसके बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जो है आप डिटेल्स ले सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो को लाइक कर देना। आपसे अगली क्लास में मिलूंगा, तब तक के लिए शब्बा खैर, थैंक यू।